अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जो टॉपिक्स हमने मॉडर्न फिज़िक्स स्टार्ट में हमने पढ़े थे, तो इनके में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। और लिटल बिट जो है मैंने यहाँ पे आंसर भी कोट किए हैं, तो आप यहाँ से कुछ खुद जो है ना इसमें सॉल्व करने की कोशिश करें और कुछ जो है मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। इसमें इसका मकसद ये है कि आप लोगों को एक आइडियाज़ हो जाए कि किस तरीके से यहाँ पे यानी कंसेप्ट जो है आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनमोडिफाइड कॉम्पटन ऑफ एक्सरेज इन द स्टडी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। कि हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट में जब हम फोटोन फॉल करवाते थे किसी इलेक्ट्रॉन पे, तो ये हमारे पास मॉडिफाइड हमारे पास होती थी एक्सरेज या मॉडिफाइड रेडिएशंस, और एक हमारे पास अनमोडिफाइड रेडिएशन होती थी। तो वो कहते हैं कि जो अनमोडिफाइड है उसकी हमारे पास हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते थे। जो मॉडिफाइड होती है उसको हम तो यूँ कहते थे कि कुछ एनर्जी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दी है और कुछ एनर्जी इसकी कम हुई है जो कि फोटोन के पास जो स्कैटर होकर आई है। ठीक है, यानी हाफ ऑफ इट्स एनर्जी या सम पार्ट्स ऑफ इट्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास गई है और कुछ एनर्जी इसके पास, जिसकी वजह से इसकी वैलेंस ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम। लेकिन जो अनमोडिफाइड हमारे पास है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर पे एक और ऐसी रेडिएशन भी आती थी जिनकी वेवलेंथ एग्जैक्टली वही होती जो इंसिडेंट की थी। तो क्वांटम इफेक्ट की हमारे पास हम कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास एक्चुअली दो किस्म के इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी मेटल है, एक लूजली बाउंड होता है, एक टाइटली बाउंड होता है। जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है लैम्डा सी इक्वल टू एच और एम नॉट सी, जो टाइटली बाउंड होता है उसका इफेक्टिव मास ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन डेरिवेशन डिराइविंग द रिलेशन फॉर द कॉम्पटन इफेक्ट, हमने ये अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, हालांकि यानी रेस्ट पे होता है, स्टेशनरी होता है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता, वो टाइटली बाउंड होता है बिटवीन अदर एटम के साथ या न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस वजह से इसका मैस इफेक्टिव मैस जो है ना ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी आती है एम नॉट सी स्क्वायर वाली टर्म। तो इसकी वजह से ये जो वेवलेंथ है इसमें बहुत स्मॉल चेंज आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल मैग्नीट्यूड फॉर नियरली 10⁻⁴ टाइम दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कैलकुलेटेड बिफोर। कहते हैं कि जब हम टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन की तो इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल आती है, मीन की वेवलेंथ में अप्रिशिएबल चेंज नहीं होती जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर उसको रिजॉल्व करके दे दे हमें, यानी उसमें जो चेंज है वो यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर इसकी रेंज ही नहीं है कि उसको शो कर ले, यानी बहुत स्मॉल चेंज होता है जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन उसकी तो हमारे पास वेवलेंथ चेंज हो जाती है, यानी हमारा स्पेक्ट्रोमीटर दिखा देता है। लेकिन जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उन टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन की हमारे पास नीचे वाली टर्म ज़्यादा होती है मैस, तो इफेक्टिव मैस होता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का मैस। या तो इसमें हमारे पास जो लैम्डा सी कॉम्पटन वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास डिटेक्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता उसमें चेंज को, और हमें एक्चुअल जो वेवलेंथ है फोटोन की वही हमें ऑब्जर्व होती है। जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसको खुद भी देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट लिखी हुए हैं, मैं इसको 1 बाय 1 रीड नहीं करता। वाई ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसकी हमारे पास सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती। तो रीज़न ये होती है कि हमारे पास ये मेटल के अंदर एक बैंड बने होते हैं, कुछ एनर्जी जो है टॉप पे होती है, कुछ कंडक्शन बैंड के अंदर कुछ बॉटम पे होते हैं। तो जैसे हमारे पास लाइट आती है तो कुछ पहले सरफेस पे आ जाते हैं, कुछ बाद में आते हैं, जिसकी वजह से कुछ को लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो यहाँ से इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हो रही है। तो कुछ जो टॉप पे होते हैं वो जल्दी इमिट हो इजेक्ट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स। और जो हमारे पास बॉटम से जाता है तो इसकी इजेक्शन में कुछ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से इसके पास जब बाहर जाती हुई कम एनर्जी रह जाती है। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स है, जैसे मैंने इसको यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप जाके इसकी मैथमेटिकल ये देख लें, 1/2 mv² की मैक्सिमम एनर्जी कितनी इजेक्ट होती है और मिनिमम एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी इजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ, कुछ एनर्जी जो कुछ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन टॉप पे होते हैं और कुछ बॉटम पे होते हैं। जो बॉटम में होते हैं तो बॉटम से इलेक्ट्रॉन को उठाना और इसको सरफेस पे लेके जाना, इसमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इसको यहाँ पे लिफ्ट करने में यानी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे एट दी सरफेस जब बाहर जाता है तो वहाँ पे इसके पास एनर्जी कम होती है। तो इस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी एनर्जी सेम नहीं होती।
जी, क्वेश्चन 3 है फोटोन स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, जो कि अभी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कॉम्पटन शिफ्ट। अगर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते तो कॉम्पटन शिफ्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट प्लस बाइंडिंग एनर्जी भी होती है ओवर सी स्क्वायर, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी, यानी मैथ हमारे पास है एम नॉट प्लस ई बी ओवर सी स्क्वायर। ये एक्चुअली इसकी डायमेंशन क्या है, मैथ की है, तो हमने इसलिए मैथ के साथ ई बी ओवर सी स्क्वायर की डायमेंशन मैथ की है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी बाउंड होता है, तो जहाँ पे हमारे पास एम नॉट नहीं होता बल्कि क्या होता है ई बी ओवर सी स्क्वायर वाली टर्म भी होती है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी ई बी को कहते हैं। और सी स्क्वायर हमने सी स्क्वायर इसलिए डिवाइड किया कि ताकि इसकी डायमेंशन मैथ्स वाली बन जाए और हम इसको मैथ्स में ऐड कर लें। तो यहाँ से ये वाला मैथ्स पर इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास डेल्टा लैम्डा होता है बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये वाली टर्म ज़्यादा हो जाएगी और ये कॉम्पटन वेवलेंथ में अप्रिशिएबल चेंज आप ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई कॉम्पटन कैन अफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद द विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास विजिबल लाइट के कोरस्पॉन्ड अगर आप फाइंड कर लें एनर्जी, यहाँ पे इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ये लैम्डा। और अगर आप कोई और लाइट जैसे यूवी लाइट या एक्सरे लाइट, उसकी वेवलेंथ हमारे पास स्टार्ट होती है, लेकिन जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए 400 to 700 नैनोमीटर, और ये हमारे पास जो एक्सरे 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है। तो अगर आप यहाँ से देख लें हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जिससे हम अप्रिशिएबल चेंज जो कॉम्पटन इफेक्ट में स्पेक्ट्रोग्राफ पे देख रहे होते हैं, उसमें हमारे पास रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा, जिसमें डेल्टा लैम्डा स्मॉल होगा। तो ज़ाहिर बात है, यानी ये लैम्डा जितना स्मॉल होगा तो फिर उसमें हमारे पास रिजॉल्विंग पावर, देखें ये जितना नंबर ज़्यादा होगा तो वो कहते हैं द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुड हैव रिजॉल्विंग पावर लाइक दिस। लेकिन ये जो हमारे पास विजिबल लाइट के लिए जो फ्रैक्शन आ रहा है 5x10 यानी 7 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट लाइट की, और डेल्टा लैम्डा यानी जो लाइट हम फॉल कर रहे हैं और जो डिटेक्टर से हमें रेडिएशन मिल रही है उसकी वेवलेंथ का अगर आप डिफरेंस ले लें तो ये आ रही है, जो हमारे पास है 5x10⁹, विच इज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दी हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इसलिए कहते हैं कि जितनी ये वाली वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ये वाला नंबर भी हमारे पास स्मॉल होगा, तो ये ओवरऑल रेशो बहुत ज़्यादा आती है। ये हमारे पास रिजॉल्विंग पावर, इतनी रिजॉल्विंग पावर, ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला हमारे पास कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास स्मॉल रिजॉल्विंग पावर है, यानी जितना लैम्डा स्मॉल होगा उतनी यानी ये नंबर स्मॉल आएगा। तो फिर शॉर्टर रिजॉल्विंग पावर वाली जो है हमारे पास वो तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिससे हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूज़ करें जैसे विजिबल लाइट है तो इस केस में हमारे पास नहीं होगा, यानी अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा। और ये जो जितना लार्जर नंबर हुआ है इतना लार्जर नंबर वाला हमारे पास रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं है, जो कि विजिबल लाइट के लिए इतनी रिजॉल्विंग यानी एबिलिटी आ रही है। इसके बाद कहते हैं आउट ऑफ एक्सरे एंड गामा रे विच कैन मोस्ट इजली शोन कॉम्पटन इफेक्ट एंड वाई। ये देखिए वहाँ पे आप एक्सरेज की वेवलेंथ देखें 10⁻⁻10 मीटर और इसकी 10⁻⁻12 मीटर है। तो यहाँ पे आप लैम्डा और डेल्टा लैम्डा देखें तो लैम्डा किसके केस में इस्तेमाल होगा, गामा रेज की। जब लैम्डा इस्तेमाल है तो इसके लिए हमें कम रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोस्कोप चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल है और हम इसको इजीली शो कर सकते हैं। तो गामा रेज से हमारे पास बहुत इजीली ऑब्जर्वेबल कॉम्पटन इफेक्ट यानी हम शो करा सकते हैं। कहते हैं इज इट पॉसिबल फॉर फोटोन टू ट्रांसफ़र होल ऑफ इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने बात की है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसका जो पूरी मुकम्मल डेरिवेशन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास फोटोन है यानी फोटोन आया इसने सम पार्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी। ठीक है, अब कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी ये मैंने यहाँ पे सारी डेरिवेशन की है इन टर्म ऑफ डेल्टा लैम्डा एच और एम नॉट सी। एक्चुअली हमारा इसका जो राइट आंसर है वो एट दी बॉटम है कि जो हम सारी डेरिवेशन की है ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें थ्योरेटिकली तो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एच म्यू इंसिडेंट एनर्जी माइनस एच म्यू प्राइम जो हमारे पास स्कैटर फोटोन की एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस मैंने लिया है और यहाँ से डेल्टा लैम्डा हमारे पास मौजूद है, इसमें मैंने वैल्यू पुट की है। तो ये आपके पास जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगी एच म्यू ओवर एच म्यू और एम नॉट सी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है जिसमें इसमें ये एक नंबर को अज्यूम करें एच म्यू और एम नॉट सी स्क्वायर जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, ताकि हम जो है इसको बार बार यानी लिखने की बजाय हम इसको एक समान नंबर से लिखें।
एच म्यू और एम नॉट सी स्क्वायर को हम बाद में हम एक कांस्टेंट अल्फ़ा से लिखेंगे, यहाँ पे भी अल्फ़ा से, तो ये हमारे पास नंबर एक सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें कि E इज़ इक्वल टू कि जब फ़ी इज़ इक्वल टू पाई होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जब फ़ी इज़ इक्वल टू पाई ओवर 2 होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और जब फ़ी इज़ इक्वल टू 0 होता है तो इलेक्ट्रॉन को E इज़ इक्वल टू 0 एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो ये अब तीनों केस को ज़रा कंपेयर करके कौन से एंगल में इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, ये कहते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट विच इलेक्ट्रॉन कैन बी रिक्वायर्ड इन कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, कि कॉम्पटन इफेक्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने तीनों केस यहाँ पे शो किया है। 0 वाली, 0 एंगल पे कितनी एनर्जी, 0 एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होती है, पाई ओवर 2 पे हमारे पास इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और फी इज इक्वल टू पाई पे हमारे पास इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल फी शो दैट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इज दिस, एच म्यू ओवर एच और एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कास फी ओवर दिस। तो ये जो है आप रिलेशंस जब आप काइनेटिक एनर्जी वाला देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी जो ऊपर डेरिवेशन की है वो हमने ये फाइंड की, एच म्यू और एम नॉट सी स्क्वायर, ये रिलेशन हमने पहले फाइंड की थी, ये वाली ये सारी ये और ये सारी रिलेशन जो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड की है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में। और एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन हमारे पास ये है एच म्यू, तो एच म्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आप रेशो फाइंड करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू दी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, और यही हमारा आंसर है। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए क्लीन सरफेस वाइल डूइंग फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, कि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास नेचर ऑफ द मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे कोई डस्ट वगैरह पड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन को जो पास फोटोन की एनर्जी है कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी, ये जो हमारे पास डस्ट पड़ा होगा इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या फोटोन की एनर्जी कम हो सकती है, जिससे हमारे पास हमें वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल सकती, यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्योरेटिकली कि हमारे पास सब्जेक्टेड इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी होनी चाहिए, एक्चुअली ये जो हमारे पास वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है इसको चेंज कर देगा। जो डस्ट होगा यहाँ पे मेटल का वर्क फंक्शन चेंज करेगा, जिससे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से इजेक्ट होगा वो भी कम होगी, और इस तरीके से हमारा जो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल आउटकम है वो डिफरेंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन व्हाट वेज क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी, ये हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि जो क्लासिकल आइडियाज़ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो क्या हैं और जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास क्या है। तो इसमें एक इंसिडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का था, एक एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच लाइट फॉल होती है, इफेक्टिव एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सपोज टू लाइट है, एक टाइम फॉर विच द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड था, और ये हमारे पास कुछ जो पॉइंट्स थे जिनको क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स डिफरेंट एक्सप्लेन करती थी। तो ये मैंने फेलर ऑफ क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे लिखी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट इज सब्सटेंस एक्सपोज टू लाइट इज सब्जेक्टेड टू ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमारे पास लाइट के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगी, square of the amplitude of the electric field vector. The electron within the substance interact with the field, gain kinetic energy and the leave substance as soon as the kinetic energy exceed the bending energy of electron. कहते हैं कि जैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे फॉल करेंगे तो कुछ एनर्जी कुछ टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट होने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कुछ ऑसिलेशन बिल्डअप होने में कुछ टाइम लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में जाते हुए कुछ टाइम लेंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन फॉल करता है फ़ौरन ही विद इन नो टाइम आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, और दूसरा लाइट थ्योरी के लाइट जो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होगी द होल सरफेस पे, लेकिन पार्टिकल नेचर की अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास हर यूनिफॉर्म जो है ना एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगी। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, आप ज़रा इसको एक दफ़ा रीड कर लें। एरिया, फैक्टर एरिया, टाइम डिले, इंटेंसिटी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी से आपके पास नंबर ऑफ़ फोटोन बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स आप ज़्यादा फोटोन आ रहे हैं, यानी ज़्यादा फोटोन कम एरिया पे आ रहे हैं, तो आप इसकी पावर ओवर एरिया यानी इंटेंसिटी होती है पावर ओवर एरिया। तो अगर आप कम एरिया पे ज़्यादा फोटोन फॉल कर रहे हैं तो मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ना कि हमारे पास
फोटोन इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि शार्ट क्वेश्चन जो उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मज़ीद शार्ट क्वेश्चन जब मैं बनाऊँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको आप ज़रा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लॉजिक्स को क्लियर करके इसको शार्ट आंसर देने की कोशिश करें ताकि ये ब्रीफ आंसर आप दे सकें। यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा और फिर मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे।